नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। किसान खम ठोक पर सड़कों पर आधम के हैं। भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ मिलकर कई जगह निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। इस दौरान ट्रैक्टर, ट्रोले, जेसीबी के चक्के थम गए। जहां पूरे दिन काम बंद रहा, वहीं निर्माण कार्य में जुटे मजदूर भी सुस्ताते रहे। किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में तंबू लगाकर जालिमपुरा रोड पर धरना शुरू किया, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा। किसानों ने धरना स्थल पर ही सर्द रात गुजारी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की जमीन 2 साल पहले ही NHI और निर्माण कंपनी अबाप्त कर चुकी है, लेकिन 150 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। आने जाने के गांव के जो रास्ते, जो अंडरपास जो बनाए जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई कम कर दी। कैसे हमारे किसानों के भारी वाहन, साधन वगैरह कैसे निकल पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा संकट ये आ गया, प्रशासनिक लापरवाही इतनी जबरदस्त है कि जमीनें 2 साल पहले ले ली गई और उनका अधिग्रहण 2 साल पहले हो गया। आप देख लो, 8-8 फुट का निर्माण हो गया जमीन से ऊपर उठ करके। उन किसानों को मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला। और किसानों की जो विकट समस्या, आने वाली पीढ़ियां भी जिससे दुख पाएगी, उसके निमित्त का समाधान होना चाहिए। 3-4 दफा हम जो है कमिश्नर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं। आश्वासन भले ही मिलते हैं, लेकिन कार्य किसानों के अनुरूप हो नहीं पा रहा है। अलवर जिले के बानसूर से आई ये तस्वीरें विकास कार्यों की पोल खोल रही है। बानसूर के अरावली विहार कॉलोनी में सड़क और नाली निर्माण नहीं होने के कारण कॉलोनी वासियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बानसूर में नारायणपुर रोड से गिरधारी दास जाने वाले मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इसे लेकर नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान दिया, ना ही किसी अधिकारी ने। देखा जाए तो बानसूर में ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद बानसूर को नगरपालिका बनाया गया और सरपंच को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी बानसूर में ना तो नगरपालिका ने कोई विकास कार्य किए, ना ही विधायक कोटे से कोई विकास कार्य किए गए, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। चिरंजीवी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरीज उठा सकें, इसके लिए प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल ने एक्सपर्ट्स की मदद लेना शुरू कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने एक एजेंसी को हायर करते हुए उसे मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लेम पास कराने तक की जिम्मेदारी सौंपी है। इसका बेसिकली ये है कि भाई टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू द पेशेंट अंडर द स्कीम। पेशेंट्स को अच्छी सुविधा मिले, टू रजिस्टर मोर एंड मोर पेशेंट्स, अधिक से अधिक पेशेंट्स को हम रजिस्टर कर सकें। रिड्यूस द रिजेक्शन केसेस, कि जो पहले रिजेक्शन हो जाते थे हमारे केसेस में, तो नंबर ऑफ रिजेक्शन कम हो सकें। तो इससे ये जो एजेंसी रहेगी, तो यही अब सारा काम करेगी। दरअसल भर्ती होते वक्त बीमारी, सही पैकेज और दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने के कारण मरीज को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एजेंसी को ही सभी काम करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि क्लेम रिजेक्ट और क्वेरी होने पर एजेंसी को ही पक्ष भी रखना पड़ेगा। खास बात यह है कि इसके कारण रेजिडेंट्स पर अब भार नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स चिरंजीवी योजना को लेकर क्लेरिकल काम कराए जाने को लेकर नाराज थे। पिछले दिनों की गई रेजिडेंट की हड़ताल में इस काम से छुटकारे की भी मांग रखी गई थी। लंबे समय से साइबर क्राइम, विशेष रूप से ऑनलाइन ठगी ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। वहीं आम जनता के साथ साथ पुलिस को भी सकते में डाल रखा है। ऐसे में अब साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बीकानेर पुलिस ने जिला स्तर पर विशेष साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने साइबर क्राइम के बढ़ रहे मामलों के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए इस टीम का गठन किया है। अभय कमांड में संचालित इस सेल में 7 लोगों की टीम किसी के साथ ऑनलाइन ठगी को रोकने का काम कर रही है। पुलिस ने इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां पुलिस के CI रैंक के अधिकारी के साथ ASP सिटी मॉनिटरिंग करेंगे। बीकानेर के अधिकारी रमेश सरवटा और ईश्वरानंद इस पर नजर रखेंगे। अभय कमांड प्रभारी CI ईश्वरानंद का कहना है कि सेंटर में 24 घंटे स्टाफ को तैनात किया गया है, जो पब्लिक के साथ ऑनलाइन ठगी की शिकायतें नोट करने का काम करेगा। ठगी का शिकार हुए लोगों के पैसे को होल्ड कराना और राशि का रिफंड करवाना इस सेल का मुख्य मकसद है।
इस सेल के पास अभी तक 32 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 शिकायतों में कार्रवाई की जा चुकी है। ठगी होती है, उनकी कंप्लेंट नोट करके उनके पैसे को होल्ड करवाना, आगे ट्रांजैक्शन होल्ड करवाना और उस पैसे को होल्ड करवा कर वापस रिवर्ट करवाना उनके खाते में। ये इस सेल का मुख्य उद्देश्य है, ताकि आमजन के साथ जो ठगी हो रही है उस ठगी के रोका जा सके, आमजन को नुकसान से बचाया जा सके। आपको बताते चलें कि ठगी होने के साथ ही शिकायत करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होने से ठगी की राशि पुनः प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण से बच्चों पर खतरा मंडराने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य की बनाई गई स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ बच्चों का उपचार कर उन्हें जीवन दान दिया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के FBNC केंद्र को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बदल दिया गया है। प्रदेश में संचालित 28 यूनिट में से एकमात्र एक्रीडेटेड यूनिट चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में संचालित है। इस यूनिट की शुरुआत होने के बाद जिले में शिशु मृत्यु दर 3% है, वहीं रेफर दर घटकर 3% से कम हो गई है। इस इकाई को प्रदेश और केंद्र स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ ये इकाई न सिर्फ इलाज मुहैया कराती है, बल्कि प्रदेश में संचालित दूसरे केंद्रों के स्टाफ को भी यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। मिलाकर जिले से शुरू हुई ये यूनिट आज देश और प्रदेश में अपना नाम बना रही है और आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का विस्तार होगा, उसी के साथ इस यूनिट का भी और बेहतर तरीके से विस्तार होगा। राज्य सरकार के जरिए किए जाएंगे, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जानी चाहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक पैंथर की दुर्लभ बीमारी को दूर करने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले जयपुर के पास लबाना से इस पैंथर को रेस्क्यू किया गया था। जयपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण इस पैंथर को निमोनिया हो गया था, जिसका पैंथर के दिमाग पर काफी असर हुआ। पैंथर की हालत ये थी कि उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल भी सही नहीं था। पैंथर पिंजरे से अपने सिर को बार बार टकराने लगा था। उस दौरान ना तो पैंथर खड़ा हो पा रहा था और ना भोजन कर पा रहा था। एक तरह से ये पैंथर बीमारी के कारण दम तोड़ने की कगार पर था। इस तरह के दुर्लभ मामले को लेकर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, अहमदाबाद और हैदराबाद समेत देश के कई विशेषज्ञों से संपर्क किया। उसके बाद इस पैंथर का इलाज शुरू किया गया। इलाज का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। अब पैंथर अपने पिंजरे में आसानी से चहलकदमी करने लगा है और भोजन भी आसानी से कर रहा है। तस्वीरें राजसमंद जिले की हैं। दिवेर में श्री देव नारायण भगवान की जयंती पर ग्रामीणों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। सबसे पहले श्री देव नारायण भगवान की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद देवनारायण मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई, जो रेतवालिया, छोटा वास, बड़ा वास, चंपा चौक, कलाल मोहल्ला, सालवी मोहल्ले से होते हुए फिर मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में डीजे पर चल रहे भजनों पर ग्रामीण थिरकते और जयकारे लगाते नजर आए। वहीं शोभा यात्रा में बालिकाएं सिर पर कलश लिए चल रही थीं, जबकि महिलाएं केसरिया वेशभूषा और पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर चुंदरी साफा पहने नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। अपनी गायकी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह की 80वीं जयंती मनाई गई। गजल गायक पद्मश्री जगजीत सिंह की गायी गजलें इतनी पॉपुलर हुई कि प्रशंसकों ने उनको गजल सम्राट की उपाधि तक दे डाली। श्रीगंगानगर में पैदा हुए जगजीत सिंह का 80वां जन्मदिन भी शहर के बाशिंदों ने धूमधाम से मनाया। श्रीगंगानगर में विभिन्न संस्थानों ने जन्मोत्सव मनाया। सम्राट के रूप में विश्व विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का आज 81वां जन्म दिवस श्री गंगानगर सहित देश भर में संगीत प्रेमियों के द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म आज ही के दिन ठीक 81 वर्ष पहले श्री गंगानगर के सरकारी क्वार्टर G25 में हुआ था। हालांकि संगीत प्रेमियों के साथ साथ जगजीत सिंह के प्रशंसकों के द्वारा स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार से जगजीत सिंह की याद में स्मारक बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन वो काफी अधूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ
राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर गजल सम्राट पद्मश्री जगजीत सिंह की याद में कोई स्मारक बन सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बी.आर. चोपड़ा के पौराणिक शो महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेता लंबे समय से बीमार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सोबती ने न केवल अभिनय की दुनिया में बल्कि खेल जगत में भी खूब नाम कमाया था। अपनी कदकाठी की वजह से प्रवीण कुमार सोबती लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। एक अभिनेता होने के अलावा वे एक एथलीट भी थे। हैमर और डिस्क थ्रो में उन्होंने कई पदक जीते थे। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट रह चुके प्रवीण ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। हांगकांग में आयोजित एशियाई खेल में उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 150 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता प्रवीण की आखिरी फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। प्रवीण कुमार सोबती ने यहाँ भी भीम का किरदार निभाया था। इसके बाद अभिनय छोड़ प्रवीण कुमार सोबती ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली के वजीरपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत न सके। कुछ समय बाद उन्होंने आप पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। कुछ समय पहले ही जीवन यापन करने के लिए प्रवीण कुमार ने पेंशन की गुहार लगाई थी। खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे और दूसरी मांगों को लेकर लामबंद किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। किसानों ने पहले जिला सचिवालय के समक्ष धरना दिया और बाद में मशाल मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुआवजा नहीं मिलने तक प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी। और सबसे अहम मुद्दा सिरसा के अंदर गंगुए की गाड़ी के ऊपर सरकार के दलालों के द्वारा पथराव करके हमारे बच्चों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए थे वो केस अभी तक वापस नहीं लिए। किसानों को कमजोर रखने की जरूरत नहीं है। जो मांगे केंद्र सरकार ने प्रस्ताव में पास की थी उन मांगों को हम लेकर यहाँ से जाएंगे। एमएसपी की गारंटी हमारे पास ऊपर लगे जो केस वापसी एक बच्चा के स्कूल पढ़ाने के लिए इनकी रैलियां बंद नहीं हो रही, बच्चा के स्कूल बंद है। हमारे मुआवजा और जो हमारे ऊपर केस वापसी और जो मेरे किसान की 5 साल की फंड में तो वो भी कुछ भी नहीं मिला। इस बीच किसानों में रोष को देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस बल जिला सचिवालय के समक्ष तैनात रहा। वहीं मशाल मार्च समाप्त होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा गमछा की लड़ाई दिनों दिन गहराती जा रही है। तस्वीरें उडुपी की है, जहां के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में हिजाब और भगवा स्कार्फ पहनकर आए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल नए साल और हिजाब विवाद की शुरुआत एक साथ हुई। कर्नाटक के उडुपी में शनिवार 1 जनवरी 2022 को कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक दिया गया। उनका आरोप था कि हिजाब पहनने के कारण उन्हें क्लासरूम में नहीं आने दिया गया। मुस्लिम लड़कियों का आरोप था कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं आने दिया। प्रिंसिपल का तर्क था कि कक्षा में एक रूपता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। बाद में जब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने की अनुमति दे दी गई, इसके बाद विवाद और बढ़ गया। कर्नाटक के ही कोप्पा जिले में कुछ हिंदू छात्र इसके विरोध स्वरूप भगवा शॉल ओढ़कर स्कूल पहुंच गए। इन छात्रों का कहना था कि अगर बालागाड़ी गांव के सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री मिल सकती है तो हमें भी भगवा स्कार्फ के साथ एंट्री मिलनी चाहिए। तब से शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वैशाली के दियारा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर वैशाली के इन इलाकों में अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके बेदुपुर थाना क्षेत्र के टापूनामा दियारा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन और स्निफर डॉग की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान की गई है और उन्हें ध्वस्त किया गया है। साथ ही कारोबारियों की फूस की झोपड़ी में भी आग लगाकर उसे नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के 30 सामान भी जब्त किए हैं। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 27 शराब कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर थमने के बाद भी कई इलाकों में व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार बर्फ काफी पड़ी है, लेकिन अब तक 80% से ज्यादा बंद सड़कें बहाल कर दी गई हैं। सीएम ने कहा कि अधिकांश जगहों पर बिजली पानी की सेवाओं को रिस्टोर किया गया। कुछ दुर्गम स्थानों पर परेशानी है, वहां पर प्रशासनिक अमला सभी सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि रिकॉर्ड बर्फबारी के बावजूद राज्य सरकार ने इससे प्रभावित क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति बहाल की है। उन्होंने कहा कि जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संपर्क मार्ग खोलने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि पर्यटकों को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुबह के समय बर्फीले क्षेत्रों में अपने वाहन सावधानी से चलाने का परामर्श दिया गया है। एक तो इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी के कारण स्पैन भी लंबा रहा और उसके कारण सड़कें अवरुद्ध हुई और कुछ जगह बिजली भी प्रभावित हुई और पेयजल योजनाएं भी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि कम से कम बिजली रिस्टोर करने की बात जहां तक आ रही है, अधिकांश जगह बिजली रिस्टोर कर दी गई है। जहां सड़कों की बात भी आ रही है, सड़कें भी 80% से ज़्यादा जो है, जो मेन रोड्स हैं वो सारी की सारी जो है वो रिस्टोर कर दी गई है। प्रदेश की जयराम सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत नए पर्यटन स्थल विकसित कर रही है, लेकिन कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते महाराजा कोठी के बुआई पंचायत की ऊंची पहाड़ी पर काइसधार में चारों तरफ देवदार के हरे भरे जंगल और खूबसूरत वादियों की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा। बर्फबारी के बाद यहाँ का नज़ारा देखने लायक है, लेकिन सड़क मार्ग नहीं होने से पर्यटक यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, जबकि यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से पर्यटन स्थल को विकसित करने की मांग कर रहे हैं। मनाली से नज़दीक जो ये है कासर पड़ता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हसीन वादियाँ और ताज़ी बर्फ आई है और ये बहुत नज़दीक है, जो कि कुल्लू से लोट तक 24 किलोमीटर ये गाड़ी का ये क्या नाम है सफ़र है। लोट से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर कासदार है और पौना 1 घंटा लगता है पैदल आने का। और मुझे यही सुविधा चाहिए यहाँ पर। पहले नंबर मतलब हमारे को सड़क निकले, तो इस सड़क का हमारे को बहुत जरूरी है। खूबी है कि यहाँ पर ब्रिटिश द्वारा 100 साल पहले एक कॉटेज बनाया गया था, वो यहाँ पर पीछे है। वो 1920 और 21 के बीच में बनाया गया था और ये टूरिज्म में भी है और लोग इसे देखने यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। चारों तरफ बहुत ही अच्छी सीनरी है। जहाँ लोग मनाली जाते हैं अपने यहाँ कुल्लू महाराजा कोठी में आइए और बर्फ ही बर्फ देखिए चारों तरफ। अपने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर भी लोगों को आना चाहिए। और गौरतलब है कि सन 1920 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की खूबसूरत वादियों में बंगले बनाए थे, जिसके बाद कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन काइसधार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों जन्नत नजर आ रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर और उस पर चांदी से चमकते बर्फ के बारीक बारीक कण इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। वाकई धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कुल्लू मनाली में है। मनाली और इसके आसपास के दृश्य इन दिनों मन मोह रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा, क्लाइमेट बहुत सुहाना है यहाँ पे। और पहले तो थोड़ा बॉडी ये क्लाइमेट नहीं ले रहा था, लेकिन फिर बाद में एडजस्ट हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है इधर। मनाली I like to get the snowballs and throw on each other and like snowfall and the trees, from the trees is falling snow. I also like that too. लोहरदगा जिला मुख्यालय के सामने कोई महिला पकौड़े तल रही है तो कोई चाय बना रही है। एप्रॉन पहने नजर आ रही ये तमाम महिलाएं अब दीदी भोजनालय के बैनर तले लोगों का पेट तो भर ही रही हैं, साथ ही साथ अब सम्मान के साथ 2 रुपए कमाकर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं के इतिहास पर गौर करें तो खाना में जायका लगा रही ये महिलाएं कभी शराब बेचा करती थी।
अवैध तरीके से शराब बेचकर खूब पैसे भी कमाया करती थी। लेकिन मन में कहीं सम्मान को लेकर धीरे धीरे इन महिलाओं को आजीविका सखी मंडल का साथ मिला और सम्मान के लिए ऐसा साथ मिला कि अवैध शराब का धंधा छोड़कर सभी महिलाओं ने मिलकर एक भोजनालय खोलने की ठान ली। सम्मान के साथ दीदी भोजनालय के नाम से एक होटल खोला गया, जहां कई तरह के खानों को परोसा जाने लगा। सम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की महिलाओं ने जो रास्ता चुना, आज उसकी हर कोई मिसाल दे रहा है।